भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ए नंबर स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका सही उत्तर होगा ए स्वराज पार्टी 1934। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ए एम.एन. राय ने, बी बी.आर. अम्बेडकर ने, सी एनी बेसेंट, डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका ए उत्तर सही होगा एम.एन. राय ने। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सी किप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा सी क्रिप्स मिशन द्वारा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। इसका सही उत्तर होगा बी 10 लाख व्यक्ति। इसकी व्याख्या देखिए। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैथी क्लारेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, बी ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका सही उत्तर होगा ए विलियम वुड। ये नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथी क्लारेंस भारत सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। यही 3 लोग थे, बाकी कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर होगा सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ए जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या देखिए। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। व्याख्या देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।
इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बढ़ जाएगा। अब कथन देखिए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन और कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी, कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है। डी, कथन गलत है या कारण पर कारण सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन सही है, कारण गलत है। व्याख्या देखिए इसकी। अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। बी, यानी दूसरा नंबर, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा नंबर, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा नंबर, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसमें कौन सा सही है? इसमें देखिए, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, दो गलत है। सी वाला सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य की। इसका सही उत्तर होगा ए और डी। ए नंबर सही था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन पूछा गया है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इसमें गलत पूछा गया, कौन सा गलत है? तो इसका सी ऑप्शन गलत है, वयस्क मताधिकार पर नहीं था ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका सही उत्तर होगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित
हुए थे। डी, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका सही उत्तर होगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका उत्तर होगा डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी उत्तर सही होगा। व्याख्या देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी श्री अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन सही। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, डी के.एम. मुंशी। इसका सही उत्तर होगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए टी.टी. कृष्णमाचारी, बी वी.टी. कृष्णमाचारी, सी एस.सी. मुखर्जी, डी फ्रैंक एंथोनी। इसका सही उत्तर होगा फ्रैंक एंथोनी। व्याख्या देखिए, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, स्थायी और अस्थायी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। व्याख्या देख लीजिए, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, वही प्रश्न है, इसका 9 दिसंबर 1946 उत्तर होगा। अगला, संविधान सभा का गठन कब हुआ? अच्छा प्रश्न है। दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। इसका सही उत्तर होगा ए दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947, डी 30 जून 1949। इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1949। पहली बैठक पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ए जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947, डी जुलाई 26, 1946। अब बताइए इसका उत्तर कौन सा सही होगा? इसका उत्तर होगा 22 जनवरी 1947।
22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप बना। 28 नंबर, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी BN राव, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर CD देशमुख। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1, पंडित जी नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। बी, दूसरा नंबर, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती। तीसरा नंबर, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा नंबर, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। बताइए कौन सा सही है? इसमें तीनों सही हैं, लास्ट वाला चौथा गलत है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। इसका ए नंबर सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12, 15। सही उत्तर बताइए क्या होगा? 31 नंबर। इसका सही उत्तर होगा सी। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुए, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम उत्तर सी सही होगा। वास्तव में 11 अधिवेशन हुए थे। अब उत्तर इसमें 11 नहीं दिया गया है इसलिए 12 उसके सन्निकट है इसलिए मान लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्का प्रश्न है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न देखिए। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची देख लीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष, और सी नंबर में दिया गया राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। इधर दिया गया VT कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी। इनको मैच कराना है। और एक डी ऑप्शन भी दिया गया संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। अब इसको मैच कराना है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, उसी में मैचिंग हुआ है बढ़िया से। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष SC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान नोट दिया गया है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। SC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C BN राव, D KM मुंशी। इसका सही उत्तर होगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप कैसे तैयार किया गया था? A BR अम्बेडकर के द्वारा, B BN राव के द्वारा, C K संथानम के द्वारा, D KM मुंशी के द्वारा।
36 नंबर में सही उत्तर होगा BN राव के द्वारा। इसकी व्याख्या, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 49, 14 नवंबर 48, 25 नवंबर 48, डी 25 नवंबर 49। 37 नंबर में इसका सही उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ध्यान रहे, इस शब्दों को याद रखो। अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। कब अंगीकृत किया गया? जब भी अंगीकृत शब्द आ जाए तो 26 नवंबर 1949। 40 नंबर, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जून 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। इसका सही उत्तर होगा सी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी 15 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर होगा बी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था देखिए, आ गया। ए 26 जनवरी 1950, बी 23 जनवरी 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? 42 नंबर में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या एक शुभ दिन था। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा पहला। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प किया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। इसका बी उत्तर 26 नवंबर। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान द्वारा अंगीकृत हुआ और कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा।
इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा द्वारा, ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था जनवरी 26, 1950, फरवरी 11, 1948, नवंबर 26, 1949 को। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नवंबर 26, 1949। अगला प्रश्न देखिए, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, C. तत्कालीन मध्य भारत से, D. पंजाब से। इसका उत्तर B. बम्बई प्रेसिडेंसी से। व्याख्या देखिए, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय गणराज्य में बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प A पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अतः स्पष्ट है कि उत्तर B सही होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886, 51, 1891, 1956, 1877, 1961, 1889, 1961। कब हुआ था बताइए? भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु, जन्म हुई थी 1891, मृत्यु 1956 में। इसका B उत्तर सही होगा। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। देखिए इसमें कौन कौन सही है? एक सही है या दोनों सही है या दोनों नहीं सही है? इसमें दोनों सही है। C नंबर उत्तर सही था इसका, दोनों सही है। व्याख्या देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। 51 क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन A, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसमें दोनों सत्य हैं या दोनों सत्य नहीं है, या एक सत्य है एक नहीं सत्य है। कारण कार्य की व्याख्या करता है नहीं करता है। A और R दोनों सत्य हैं, R A का स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देश के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने की थी। C नंबर सही होगा इसका। व्याख्या इसकी देख लीजिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहा था इसको? C राजगोपालाचारी ने, जयप्रकाश नारायण ने, आचार्य कृपलानी ने, D महात्मा गांधी ने।
इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने कहा था। व्याख्या देखिए, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। किसका कथन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। ये कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये नंबर सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। अगला प्रश्न देखिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मोरिस जोन्स का, हाईग्रीव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिंग्स का। ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। फिर कथन का प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। इसको कहा था ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। इसका सही उत्तर होगा 15। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।